This lecture on need for legal requirements for entrepreneurship. And our guest is Mr. Vivek Kaur. Welcome, sir. Mr. Vivek Kaur is a corporate law professional working in the field of corporate finance, insolvency, IBC, and financial stress resolution. Vivek Gaur is enrolled with Bar Council of Delhi and is practicing in DRT's tribunals and Delhi High Court. He has worked with the reputed groups like Tata Group, Axis Bank Group, Yes Bank, Touche Bank, and Bajaj Groups. Welcome, sir. Yes, sir. Can we have you on the dais for your wise words? गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विवेक गौर. जैसा कि इंट्रोडक्शन में आपको बता दिया है, आई एम ए प्रैक्टिसिंग लॉयर. आई एम प्रैक्टिसिंग विद ट्राइब्यूनल्स एंड माय मेजर स्पेशलाइजेशन इज इन IBC, विच इज़ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड. हम अपनी प्रैक्टिस में जिन लोगों ने बैंकों से लोन लिया है और उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, उनको रिप्रेजेंट करते हैं ट्राइब्यूनल्स में, कोर्ट्स में. आज का टॉपिक है बिजनेस एंटिटीज़ need for legal steps for entrepreneurship, which means कि बिजनेस करने के लिए लीगल स्टेप्स या किन लीगल रूल्स को फॉलो करना पड़ता है. अब सबसे पहले सवाल आता है कि बिजनेस का कानून से क्या रिलेशन है. बिजनेस एक अलग चीज़ है और लॉ का जो प्रोफेशन है वो एक अलग चीज़ है. द मेन पॉइंट इज बिजनेस इज अ लीगल एंटिटी. बिजनेस एंटिटी का जो जन्म होता है वो होता ही कानून से है. सो बेसिकली जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस समय एक लीगल एंटिटी आप इनकॉर्पोरेट कराते हैं, तो वहाँ पे आपको लॉ की समझ होने की ज़रूरत है. इनकॉर्पोरेशन के बाद जब आप अपनी गुड्स और सर्विसेज देना स्टार्ट करते हैं तो उसके ऊपर कुछ टैक्सेशन लॉज वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि GST होता है या सेल्स टैक्स होता है. अगेन यहाँ पे हमें इनडायरेक्ट टैक्स लॉज के साथ डील करना पड़ता है. इसके बाद जब कोई बिजनेस प्रॉफिट कमाता है तो प्रॉफिट के ऊपर जो इनकम टैक्स लगता है उसके ऊपर हमारे इनकम टैक्स लॉज लगते हैं. तो बेसिकली बिजनेस स्टार्ट करने से लेकर बिजनेस के एंड तक हमें बार बार अलग अलग कानूनों के थ्रू होकर गुजरना पड़ता है और इस वजह से हमें लीगल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. अब स्टेप्स अगर देखें तो बिजनेस की स्टार्टिंग से हमें किस टाइप के लॉज की नॉलेज होना ज़रूरी है. जब भी कोई बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका स्ट्रक्चर, कि वो बिजनेस किस एंटिटी में स्टार्ट करना चाहता है. जैसे कि आप प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप कंपनी में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप पार्टनरशिप फर्म में भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. तो इस केस में सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर तैयार करना है और उसके बाद आपको अपने बिजनेस स्ट्रक्चर को इनकॉर्पोरेट करना है. अगर आप फर्म बनाना चाहते हैं तो आपको पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ती है और उस पार्टनरशिप डीड को रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के साथ रजिस्टर करना पड़ता है. अगर आप कंपनी बनाना चाहते हैं तो कंपनी बनाने के लिए आपको ROC में शेयर होल्डर एग्रीमेंट MOA AOA रजिस्टर कराने होते हैं. तो यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन लॉज का पता होना बहुत ज़रूरी है. इसके बाद जब फर्म बन जाती है तो इसके बाद आपको लाइसेंसेस अप्लाई करने पड़ते हैं जो आपके बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि PF, ESI, GST, VAT, एक्साइज, इन सारे डिपार्टमेंट्स में आपको अपना इनकॉर्पोरेशन कराना होता है, अपने लाइसेंसेस लेने होते हैं और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. जो तीसरा स्टेप आता है वो आता है टैक्सेशन लॉज. जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अपना माल कहीं भेजते हैं या फिर कहीं पे सर्विस देना स्टार्ट करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बिल कैसे काटना है. तो बिलिंग की इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, कितना टैक्स लगेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको भेजने हैं. तो टैक्सेशन लॉज इज अ थर्ड स्टेप किसी भी बिजनेस में जो आपको समझना है और जो आपको फॉलो करना है. चौथा स्टेप आ जाता है हमारा लेबर लॉ समझना. किसी भी बिजनेस में एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती है. एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड जो लेबर लॉज होते हैं उनकी समझ होना बहुत ज़रूरी है, उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है. जैसे कि मिनिमम सैलरी क्या देनी है, स्टेट में मिनिमम वेजेस क्या है, कितने घंटे की शिफ्ट हम लोग कर सकते हैं, और इसके अलावा ESI, PF, मेडिकल, इनसे रिलेटेड कानून, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, हायरिंग पॉलिसीज, एग्जिट पॉलिसीज़, इन सारी पॉलिसीज़ की समझ होना बहुत ज़रूरी है जो कि बिना लॉ की नॉलेज के नहीं हो पाती. एक जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बिजनेस में वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी.
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आप देख या छू नहीं सकते, लेकिन वो बिजनेस में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि कोई दवाई बनाने का फॉर्मूला। अब ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जिसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत बड़ा एसेट होता है। तो आईपीआर लॉस की समझ होना, जिससे कि आप अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को बचा पाएँ, अपनी ढंग से प्रोटेक्ट कर पाएँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बिजनेस के दौरान बिजनेस कई बार प्रॉपर्टी खरीदता है, कई बार प्रॉपर्टी बेचता है, तो प्रॉपर्टी लॉज प्रॉपरली उसका रजिस्ट्रेशन कराना, उसका ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट में एग्जिट प्लान। कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस आप लोग कर रहे हैं लेकिन बिजनेस नहीं चल पाता है, तो बिजनेस से एग्जिट करना होता है। एक प्रॉपर एग्जिट प्लान अपनी जगह पे होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया में कई बार क्या होता है कि बिजनेस बंद करना बिजनेस शुरू करने से ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बिजनेस अगर आप बंद कर रहे हैं तो उस बिजनेस को प्रॉपरली बंद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आगे कभी दोबारा आपको बिजनेस करना हो तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसीलिए बिजनेस के सारे रजिस्ट्रेशन सरेंडर करना और कंपनी का प्रायर एंड प्रॉपर डिसॉल्व करना लॉ के अकॉर्डिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब बिजनेसेस में एज ए लीगल एक्सपर्ट हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। Being a legal expert, we can always consult the businessman, our client, to properly follow all the laws, all the regulations, and keep all the documentation in place. तो जैसे कि बात कर रहे थे, बिजनेस में हर स्टेप पे लॉज की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, लॉज के अकॉर्डिंग चलना बहुत ज़रूरी है। और एक छोटी सी गलती कई बार बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग हो जाती है। तो इन केसेस में हम लोग एज ए लीगल एक्सपर्ट जो बिजनेस ओनर्स हैं उनकी एज ए नॉट जस्ट एज एडवोकेट, एज एन एडवाइजर भी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। अब आज के दिन इंडिया में ज़्यादा नहीं तो कम से कम 20 लाख एडवोकेट्स रजिस्टर हैं। इसमें से ज़्यादातर लोग जो हैं वो लिटिगेशन में नहीं है, वो कंसल्टेंसी में ही है। और जिनकी जो लिटिगेशन में भी प्रैक्टिस करते हैं उनकी भी प्रैक्टिस का जो मेजर पार्ट है वो एडवाइजरी और वो कंसल्टेंसी सबसे ज़्यादा है। तो जितने ज़्यादा बिजनेसेस हमारे पास इंडिया में अब धीरे धीरे रजिस्टर हो रहे हैं, जितना लोग एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रहे हैं, एज ए लीगल एक्सपर्ट हम लोगों के पास उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन लोगों की हेल्प करने की और इन द मीन टाइम प्रोफेशनली अपना करियर एडवांस करने की। So these are the basics which we need to take care of in a business। और इसके अलावा अगर कोई डाउट्स हैं तो आई वेलकम। Any query, any question? Kindly just summarize. तो बेसिकली अभी हमने जो देखा इसके अंदर हमने ये समझा कि एक बिजनेसमैन के लिए एक्सपर्ट नॉलेज की तो लीगल नॉलेज की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिजनेस में हर स्टेप पे आपको लॉ से रूबरू होना पड़ता है और लॉज के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ता है। अगर कुछ लॉज ऐसे हैं जो कि हम लोग फॉलो नहीं करते हैं तो इट बिकम्स अ मेजर थ्रेट फॉर अ बिजनेस विच कैन थ्रेट द एग्जिस्टेंस ऑफ द बिजनेस। जैसे सर कुछ और Yes. Any doubt by anyone? Sir, could you please explain our students about the winding up process of companies? Because a few of the students are, majority of the students are from company law background. In the present semester, they are studying company law. And winding up since 2016, the law has changed. So we want to have some light on the practical application of winding up under the changed law. ओके, सो बेसिकली अगर बात करें कंपनीज की, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज या लिमिटेड कंपनीज या इनफैक्ट LLP इज ऑल्सो रेगुलेटेड बाय द MCA, राइट।
तो अगर आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट किया उसके बाद अगर आपको बिजनेस बंद करना है और कंपनी को आप बंद करना चाहते हैं, तो इट इज़ नॉट लाइक कि कल से आपने हाथ खड़े कर दिए कि ठीक है कल से मैं बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, बिजनेस बंद हो गया। ये जो इनकॉर्पोरेटेड एंटिटीज होती हैं, LLPs, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज एंड लिमिटेड कंपनीज, इनको बंद करने का एक प्रॉपर तरीका है। प्रॉपर तरीका इन द सेंस कि आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में जाके प्रॉपरली इस कंपनी को डिसॉल्व करवाना पड़ता है। नाउ कंपनी के साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि और कंपनी कितने टाइम से चल रही है कि आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना है। अगर कंपनी छोटी है, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से नहीं चल रही है, तो फिर एक बहुत ही फास्ट ट्रैक प्रोसेस आपको मिल जाता है जिसमें कि आप ROC के पास जाके डायरेक्टली कंपनी के क्लोजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वो प्रोसेस फॉलो करके आप अपनी कंपनी को डिसॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर कंपनी बड़ी कंपनी है जिसके बहुत सारे डेटर्स खड़े हैं, बहुत सारे क्रेडिटर्स खड़े हैं, काफ़ी पैसा लेना है, काफ़ी पैसा देना है, तो उस केस में आपको कोर्ट के थ्रू अप्लाई करना पड़ता है। कोर्ट जो है वो वाइंडिंग अप प्रोसेस अप्रूव करती है और उसके बाद ही आप ROC में जाके उस कंपनी को डिसॉल्व कर सकते हैं। अब ये प्रोसेस फॉलो करना इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि अगर कोई बिजनेसमैन है जो कि कंपनी के साथ एसोसिएटेड है और कल अगर वो चाहे कि मैं कोई और बिजनेस कर लूँ, पिछला बिजनेस अगर प्रॉपरली क्लोज नहीं किया है तो आगे आपको परमिशन नहीं मिलती है किसी कंपनी में डायरेक्टर बनने के लिए। आपको मना कर सकता है ROC, आपकी शेयर होल्डिंग के ऊपर होल्ड लगा सकता है। तो इसीलिए कंपनी और LLP इसको वाइंड अप करना एज पर लॉ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आगे भी आपको किसी डायरेक्टरशिप में या किसी नए बिजनेस में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। Sir, could you please explain to our students what are the process of calculating during the liquidation of the company, calculating the asset and liability of the company, on which it is decided that it is the appropriate time for winding up? देखिए कंपनी के लिए जब आप डिसोल्यूशन के लिए जब भी कोर्ट के पास अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले वो आपकी ये देखती है कि आपको कितना पैसा लोगों का देना है, विच इज़ योर लायबिलिटीज़, और जो आप कंपनी की नेटवर्थ क्या है। कंपनी की नेटवर्थ कैसे पता लगेगी? कंपनी की नेटवर्थ इज इट्स एसेट्स माइनस इट्स लायबिलिटीज़। तो बेसिकली है कि अगर मान लिया आपके पास एसेट्स ज़्यादा है, आपके पास लायबिलिटीज़ कम है, तो सबसे पहले आपको अपनी लायबिलिटीज़ खत्म करनी है और जो एसेट्स बचते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है वो शेयर होल्डर्स के बीच में। कोर्ट डिस्ट्रीब्यूट करती है इन द रेशो ऑफ देयर शेयर होल्डिंग। लेकिन अगर जो लायबिलिटीज़ ज़्यादा है और अगर एसेट वैल्यू कम है कंपनी की, यानी कंपनी की जो नेटवर्थ है अगर वो नेगेटिव है, तो शेयर होल्डर्स को फिर कुछ नहीं मिलता है। फिर उसके बाद जो आउटसाइडर लायबिलिटीज़ है सबसे पहले वो दी जाती हैं। अब कौन सी लायबिलिटी सबसे पहले निपटेगी, इसके लिए एक प्रॉपर एक फॉर्मूला फॉलो होता है जिसमें कि वर्कमैन कंपनसेशन सबसे पहले दिए जाते हैं। अगर मान लिया कोई कंपनी ने किसी वर्कमैन का कोई कंपनसेशन देना है, कोई PF का कॉन्ट्रीब्यूशन, कोई SI का कॉन्ट्रीब्यूशन, वो सबसे पहले पे किया जाता है। उसके बाद जो है जो आउटसाइड लायबिलिटीज़ हैं सबसे पहले वो दी जाती हैं जो कि सिक्योर्ड हैं। जैसे मान लिया किसी ने पैसा लेना है, किसी बैंक ने पैसा लेना है जिसके पास प्रॉपर्टी है कंपनी की, तो सबसे पहले उसका पैसा दिया जाता है। उसके बाद जो अनसिक्योर्ड डेटर्स हैं, जो क्रेडिटर्स हैं, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का पैसा दिया जाता है। उसके बाद फिर जो बाकी के जो ड्यूज़ हैं वो लास्ट में दिए जाते हैं। और जो सारा लायबिलिटीज़ खत्म करने के बाद जो एसेट बचते हैं वो या तो शेयर होल्डर्स आपस में एग्रीमेंट कर लें कि भाई हम ऐसे से एसेट बांट लेंगे, या कोर्ट भी उनको डिसॉल्व करके रिसीवर अपॉइंट करके सारे एसेट्स को डिसॉल्व करके और जो भी पैसा आता है वो शेयर होल्डर्स के बीच में शेयर होल्डिंग अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग या फिर शेयर होल्डर की जो शेयर होल्डिंग है उसके अकॉर्डिंग बांट देती है। The whole process takes 1.5 to 2 years of time, तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। Any questions? थैंक यू, थैंक यू। Thank you so much, sir, for enlightening the student on the topic how law is related to the business. I'm sure आप सबको समझ में आ ही गया होगा कि कानून की जानकारी कितनी ज़रूरी है अगर आप कोई बिजनेस खोलने वाले हैं, for registration, for dissolution as well. Now I would like to call Dean sir for the vote of thanks. Thank you, ma'am. I am very much thankful to Mr. Vivek Kaur and his partner, Mr. Kunal Kaur, just to
spare time from his hectic schedule for the students. Students, you know very well, entrepreneurship is a very nice point. You can't think of any progress without running any business. So therefore, many legal problems are over there. Since the starting of any company, branding the company, naming certificate, and all the legal procedures, PAN card, TAN card, yes, and even bylaws also. So all these legal complications can be avoided if you are following rules and regulations. So I am thankful to Advocate Vivek Kaur for his blissful session for the students of Law College, and I have the honor to announce he is also an alumni. So whenever the student of IIMT comes over here, it gives me a sense of pride, and I am thankful for him. He received the proposal of coming over here as a guest in a single second. So that shows the brilliance, peace of mind, and also a good character that he wants to simply serve his duties as an alumni also and as a good person. So being a CA, it is very difficult to spare time. So I thank him once again, and I am thankful to Chamaji and all my colleagues and my dear students for coming over here. Thanks a lot.